सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख़ास तौर पर हम फैसले के हवाले से तो यकीनन अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है, जो इनके डिसीजन मेकर्स हैं, वो बैक टू बैक ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि फौरी तौर पर इन्हीं के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बात की जाए या फिर जो आज इनका प्लान बी पेश किया जाए किया गया, जो कि जो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई की जो नज़रियाती जमात है, उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये तो जाली टिकट हैं जो कि पीटीआई ने हमारे लिए जारी किए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फराज, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम टू द ट्रांसमिशन। अच्छा, मामला ये है कि देखें, आई थिंक लीगल एक्सपर्ट्स ने बड़ी वाज़े तौर पर बताया है। सबसे बड़ी जो खुशाइन बात है ना, वो ये है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स लाइव गई हैं। तो इसमें क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो रही थी, आप लम्हा बलम्हा खबर सुन भी रहे थे, मुकालमा सुन रहे थे, चीफ जस्टिस क्या कह रहे थे, दूसरे जजेस क्या कह रहे थे, अटॉर्नी जनरल क्या कह रहे थे, इनके लॉयर्स क्या कह रहे थे। अब ये मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में गए हैं और दो के मुझे नहीं पता ये जल्दबाजी में क्यों गए। पहले ये लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, फिर ये पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बड़े सीजन्ड इनके लॉयर्स थे। लेकिन इनकी पिच इसलिए कमज़ोर थी क्योंकि इनकी तैयारी नहीं थी, और ये हमेशा ऐसा ही होता है। हमने इनकी सियासत में भी यही देखा है कि ये इतना ज़्यादा नैरेटिव को बिल्ड करते हैं, इतना ज़्यादा उस पर बात करते हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ पर एम्फोसाइज करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग है ना, वो आई एम सॉरी टू से काफ़ी हद तक ज़ीरो होती है। और ये समझते हैं कि इनको मतलब है कि अब ज़ाहिर है जो फैसला आएगा वो सबको काबिल कबूल होगा और होना भी चाहिए सारे जजेस ने। पर आप चीफ जस्टिस के अपना कमेंट सुन लेना, उन्होंने क्या कहा। और फिर जो पीटीआई के अपने लोग थे या जो बानी मेंबरान थे या जो लोग शामिल हो रहे थे, उनकी गुफ्तगू, उन्होंने इतना मजीद डैमेज किया है तहरीक इंसाफ के केस को, इतना मजीद डैमेज किया है। एक क्योटिक सिचुएशन इनके अंदर रही है। कभी कहते हैं हमारा ये सरबराह है, कभी कहते हैं हमारा ये सरबराह है, वो दूसरे लोग आके लड़ना शुरू हो गए। देवर आई डोंट नो व्हाई दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने ये कहा कि जी आपको अगर चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया है तो आपको कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो होगा ना। आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट, तो नोटिफिकेशन तो होगा। तो उन्होंने कहा जी ये खबर तो उस पर चली थी, खबरों में चली थी। भाई अगर खबरों में चली थी तो सवाल ये पैदा होता है, फिर चीफ जस्टिस ने आगे से कहा कि जी अगर खबरों में चली थी, कल बानी अगर कह दें कि मैंने तो आपको नोटिफाई नहीं किया, तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, ना तो वो खुद के चेयरमैन मुंतखब होने का कोई भी डॉक्यूमेंट पेश कर सके, ना ही ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि तमाम तर मामला को जी एक तरफ रख दें, आप कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दें कि आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के होने का कोई डॉक्यूमेंट तक पेश नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद दूसरा मामला जैस्मिन साहिबा, जो कि हमने देखा कि जो प्लान बी इन्होंने पेश किया था, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी वाज़ेह नोटिस सामने आ गया कि कोई भी सियासी जमात किसी भी दूसरी सियासी जमात के तौर पर जो है, उसके टिकट के तौर पर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। तो अब दिखाई वाज़ेह तौर पर यही देख रहा है कि आज का जो फैसला है शायद पीटीआई के लिए शायद एक स्टॉप साइन साबित हो सकता है इंतखाबात 2024 के लिए। देखें, ये तो जब फैसला आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या निशान दे दिया गया है या वापस रेफर कर दिया है। फिर बार बार इस चीज़ को डिबेट करना कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है आइन के इस हिस्से से इस हिस्से से। फिर वो पैराग्राफ्स पढ़ते रहे, जबकि चीफ जस्टिस पैराग्राफ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन भी नहीं है, ये नोटिफिकेशन भी अटैच नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए आइन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अपने असूलों के तहत उनके जो उनके अपना जो एक पूरा एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, उसके तहत उन्होंने कहा 11 और पार्टियों को भी तो किया है ना। तो आप ये और फिर ये कह रहे हैं आप कि जी वो हमारे अगेंस्ट बायस्ड है। अच्छा ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन आपके दौर में भी था। अगर बायस्ड है तो फिर आप इसको करें, प्रूफ करें किसी चीज को, तो आप प्रूफ करें ना। मतलब है देखें, देयर इज अ लिमिट टू एलिगेशंस। अब बात सारी ये है कि फराज मैं एक के बाद एक एलिगेशन लगाती जाऊं लगे, ये इनका काफी पुराना वतीरा हो गया। अब ये दे रियली नीड टू चेंज दिस। इतना इन्होंने केओस मचाया, पॉलिटिकल केओस मचाया। ये मैं हैरान हूं इतनी ज्यादा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इनका सिंबल बल्ले का निशान इतना इंपॉर्टेंट है कि इनका पूरा इलेक्शन जिसके ये डंके बजा रहे हैं, आज से नहीं पता नहीं कब से ये डंके बजा रहे हैं, हमें इलेक्शन दो, हमें इलेक्शन दो, हमें इलेक्शन दो, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। आप तैयारी ही नहीं करके कहीं भाई यू हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव योर पॉइंट। अब ये तो एक लीगल डिस्कोर्स है, लेकिन
आई डोंट नो जजमेंट क्या आ सकती है। अगर इनको मिल जाता है बल्ले के निशान तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता और इलेक्शन कमीशन को वापस रेफर हो जाता है तो अब नहीं पता वो क्या फैसला करेंगे। बट इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, काफ़ी डिलिबरेट किया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, उनके अपने बड़े ग्रजेस थे, बड़े ग्रीवियंसेस थे। कोई कह रहा है मैं पता नहीं किस ज़माने में था, कोई कह रहा है पहला जलसा मैंने इधर किया, मैंने उधर किया, मैंने ऐसा किया। चीफ जस्टिस पूछते भी रहे कि जी आपका क्या रोल है, क्या आप इलेक्शन अब लड़ रहे हैं, आप कब लड़ेंगे। लेकिन बात सारी है कि उनको, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि उनके अपने अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के हवाले से या पार्टी के कुछ मेंबरान या कुछ लोग जो फिर बाद में बहुत फोर फ्रंट पे रहे, उनके हवाले से इतना बुग़्ज़ भरा हुआ था, वो सारा का सारा गुस्सा उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में निकाल दिया। आई मीन दे वर नॉट रियली प्लीडिंग द केस, वो तो उसको ज़्यादा आई थिंक उन्होंने डैमेज किया है इस पूरी चीज़ को। ठीक, बिल्कुल बड़ा मिस हैंडल होता हुआ ये मामला दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अब से कुछ ही देर के बाद एक्सपेक्टेड है। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ज़रा उनकी जानिब बढ़ते हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। तैयब बलोच बताइएगा, क्या मज़ीद कुछ डिले एक्सपेक्टेड है या फिर ये तवक्को की जा रही कि बहुत जल्द ये फैसला सामने आ जाएगा आवाम के? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो वक्त दिया गया था वो तो 9:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब 10:15 हो चुके हैं। लेकिन कोर्ट रूम नंबर 1 में जजेस का बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है, और क्योंकि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो अब इस फैसले पर मुनहसर है, क्योंकि अगर उनको इंतखाबी निशान भला मिल गया तो उनका वजूद तो कहीं ना कहीं किसी सूरत में बरकरार रह पाएगा। अगर उनसे ये इंतखाबी निशान छिन गया तो फिर उनका वजूद जो है वो शायद मुंतशिर हो जाए, वो को बरकरार ना रख सके, क्योंकि अब जो है वो सूरत हाल इतनी नाजुक हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेश नज़र 10:30 बजे का जो है वो वक्त सुनाया था, 10:15 हो गए हैं, यानी और इंतखाबी निशान अलाट करने का वक्त जो है वो सिर्फ अब उसमें भी तकरीबन 15 मिनट ही रह गए हैं। 10:30 बजे वो भी वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का अभी तक फैसला भी नहीं आया। और तहरीक इंसाफ, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से जो प्लान बी तैयार किया गया था वो प्लान बी भी जो है वो नाकाम हो गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ नजरियाती ने जो है उसके जो चेयरमैन है उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो कह दिया कि हमने कोई पार्टी टिकट जो है वो जारी नहीं किए, और जिनको पार्टी टिकट जारी किए गए हैं वो जेली हैं। तो उस पर इवन के वो तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिन्होंने जो है वो पार्टी टिकट तहरीक इंसाफ नजरियाती के जमा कराए हैं, उनके ऊपर भी अब एक तलवार लटक गई है कि कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर दे कि उन्होंने जेली कागजात या जेली पार्टी टिकट जो है वो किस तरीके से जमा करा दिए हैं। तो इसी वजह से पूरे पाकिस्तान की सब की नज़रें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जमी हुई हैं। तकरीबन आज जो है वो 9 घंटे मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है वो समाअत की, लेकिन दौरान समाअत जो है वो एक चीज़ बड़ी खुलकर सामने आई कि तहरीक इंसाफ जो है, अफसोस से कहना पड़ेगा मुझे कि तहरीक इंसाफ अपना केस जो है वो साबित नहीं कर सकी। और इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतनी मोहलत तहरीक इंसाफ को ज़रूर दी कि इलेक्शन कमीशन के जो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके ऊपर अगर हम एतराज़ात को मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन आप हमें अपना जो इंतखाबी अमल है अब उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई दस्तावेज़ात दिखा दें, कोई फार्मेलिटी दिखा दें कि आपने जो है कोई फार्मेलिटी फुलफिल की हो, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो एक सिंगल भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा सकी, ना कोई रसीद दिखा सकी। तो इसी वजह से पूरा केस जो है तहरीक इंसाफ जो है वो अपना साबित करने में जो है वो नाकाम हुई है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं तहरीक इंसाफ की। अब देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस सवाल से फैसला करती है अच्छा, तो आया तहरीक इंसाफ को उसमें कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। जी तैयब बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं जास्मीन मंजूर बात कर रही हूँ। एक सवाल करना चाहती हूँ, आप इसको काफ़ी देर से माशाल्लाह कवर कर रहे हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, बाकी सहाफ़ी भी मौजूद हैं इस वक्त। पहले बात तो ये कि हफ्ते का दिन कोर्ट बंद होता है, आज खसूसी तौर पर छुट्टी कैंसिल की गई, सुबह से बड़े पैमाने पर एक बड़ी लाइव कवरेज और बहुत तहम्मुल से सुना गया। लॉयर्स को मैं देख रही थी काफ़ी रेपुटेशन चलती, लेकिन चले कोर्ट के बाहर कोई तहरीक इंसाफ के लोग जो निकले होंगे, जो मौजूद थे, जिन्होंने अपने आप को बानी है तहरीक इंसाफ के, हम बानी थे, हम इस ज़माने में मौजूद थे, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, क्या किसी से आपकी गुफ्तगू हुई? क्या आपने ये पूछा कि आप लोग इतनी तैयारी किए बगैर क्यों आए, क्यों आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, या आप इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके? ऐसी कोई मुकालमा या कोई बातचीत हुई जो हमसे शेयर करना चाहेंगे?
बिल्कुल ऐसी तो मुतअद्दिद बातें हुई हैं। देखें, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको वाज़े तौर के ऊपर कहा कि आप हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके। लेकिन एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं कि अगर किसी ने फॉर्मेलिटी के तहत या फर्जी भी इलेक्शन कराने होते हैं ना, तो अपना लीगल होमवर्क कंप्लीट रखता है। ये हमने अक्सर देखा है, ये अक्सर होता है। तो उन्होंने जो है अपना लीगल जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया, यानी कि तरीके इंसाफ कि जब पार्टी इलेक्शन होने थे तो उस हवाले से जो है वो बताया, ये नहीं बताया कि कहाँ पे होंगे, किधर होंगे, जगह का तयन नहीं किया गया। उस हवाले से फॉर्म जो है वो वर्कर्स को इशू नहीं किए गए, और फिर 8 लाख के करीब उनके वर्कर हैं जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं, उनमें से किसी को जो है वो बुलाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया, और ना ही वेबसाइट के ज़रिए उनको इतला दी गई, ना ही अखबारात और में इश्तिहार दे के उनको बतलाया गया, और ना कि जो है उनको इवन के वो कहते हैं जी व्हाट्सएप के ज़रिए वो उनको हमने आगाह किया। तो वो व्हाट्सएप की भी डॉक्यूमेंट जो है वो स्क्रीनशॉट वो भी पेश नहीं कर सके। और फिर इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन प्रोसेस है उस पर जो सबसे बड़ा इतराज़ उठाया वो खुद तहरीक इंसाफ के अपने ही कारकुनों ने उठाया। आज हमने देखा कि दौरान समाज जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ नजरियाती कारकुन सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और उन्होंने कहा कि सर इन्होंने तो फर्जी इलेक्शन कराए हैं, इन्होंने तो हमें पूछा तक नहीं है, हम तो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के धक्के खाते रहे। हमने कहा कि आप हमें बताएं कि कहाँ से इलेक्शन फॉर्म मिलेगा, हम भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उन कहाँ पे फीस जमा करानी है, कहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं बतलाया गया। इवन के नूरीन जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी कारकुन है, उसने तो यहाँ तक बताया कि जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन पे जो है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोगों का ये कहना था कि मैडम आपको नहीं पता ये कैसा इलेक्शन होना है, ये फ़र्जी किस्म के इलेक्शन। उन्होंने कहा अगर फ़र्जी इलेक्शन है तो फिर भी मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो बानी चेयरमैन है वो मुझे इस पार्टी का सासा और इंसाइक्लोपीडिया समझते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि मजबूती तौर पर आज की समाअत के दौरान हमने देखा कि पीटीआई के वकला अपनी बात को, अपने दलाइल को साबित करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक कामयाब होते तो दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता अब ये फैसला जो आने वाला है इस पर मुनासिर होगा आगे तमाम तर मामला। अभी एक अहम खबर अपने नाजरीन को दे देते हैं कि इंतखाबी निशानात अलॉट करने का जो वक्त है चौथी बार उसमें तौसी की गई है। इससे पहले 10:30 बजे तक का वक्त था, अब इसे मजीद आधा घंटा बढ़ा दिया गया है, और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये फ़ैसला आने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं। 9:30 बजे फ़ैसला आने का वक्त दिया गया था, अब तकरीबन 10:30 होने वाले हैं। 10:30 बजे इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त था, जिसे चौथी बार बढ़ाते हुए 11 बजे तक ले जाया गया है। जैस्मीन साहिबा, 7 बजे का वक्त था इससे पहले, और अब 11 बजे तक बढ़ा दिया गया इस मामले को। क्या समझती हैं, अगर ये फैसला, लेट्स सपोज कि अगर ये फैसला आ जाता है पीटीआई के हक में और बल्ले का निशान इनको दे दिया जाता है, तो ये इंतखाबी निशान अलॉट करना, ये जो वक्त है इस दौरान तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होने की चांसेस हैं, या फिर ये तवक्को की जाएगी कि फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से मजीद ये अपील करे, ये हुक्म दे कि जी आप कल तक इस मामले को ले जाएँ ताकि फिर ये चीज़ें जो है मैनेज की जा सकें? नहीं, मतलब है अगर कि एक पूरा केस पहले आप एक शहर लेके गए फिर दूसरा शहर लेके गए, जिस पर पे चीफ जस्टिस ने आपसे पूछा भी कि जब एक जगह आप लगा चुके थे केस, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आप दूसरी, क्या आपको एतमाद नहीं था, क्या वजह थी उसकी उन्होंने एक्सप्लेन। अब अगर ये पूरी तैयारी भी इसके हवाले से इन्होंने नहीं की हुई, मतलब फैसला लेफ्ट का है या राइट का है ना, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ एंड्स। कि अगर तो चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि जी बल्ले का निशान इनको दे दिया गया, तो इनके तो पूरे के पूरा कागजात का पूरी फॉर्मेलिटी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए, एंड समबडी शुड ऑलरेडी बी सिटिंग, बल्कि इनके तो लोग ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में मौजूद होने चाहिए। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये हर चीज अगर पड़े, जी सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछ सकता है ना जी कि आपको नहीं पता था फैसला आने वाला है। मतलब सारे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आई एम श्योर देख रहे होंगे, यानी कि 2 दिन से एक समाज चल रही है। तो अगर आपने मुझे नहीं पता क्या इनसे मैं तवक्को करूं, इन्होंने अपनी केस भी सही से प्लीड नहीं किया, लेकिन होपफुली नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है अब या तो ये जमा नहीं करा सकेंगे आप, या सुप्रीम कोर्ट मजीद टाइम लेके देगा, यही हो सकता है। अच्छा, एक तरफ तो ये तमाम तर मुश्किलात हैं, दूसरी तरफ जो फैसला आने की जो घबराहट है उसमें उजलत में फैसले भी किए जा रहे हैं। पीटीआई नजरियाती वाला जो
जो मामला सामने आया ये भी शायद उसी का एक नतीजा है। अच्छा याहिया फरीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 215 है, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर सकते हैं हमारे लिए, जो कि ये कहता है कि कोई सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ अलायंस कर सकती है। ऐसी सूरत में क्या पीटीआई के उम्मीदवार किसी दूसरी सियासी जमात या पीटीआई नजरियाती के अलावा भी किसी दूसरी सियासी जमात के साथ अलायंस कर सकते हैं? इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं आप? जी देखें, पहले बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन मैं एक बात बड़ी क्लियरली आज अभी कहना चाहता हूं कि देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई फेवरेबल ऑर्डर आ भी जाता है, यानी कि वो कोई बल्ले का निशान अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो दे भी देती है, विच विल बी अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर पीटीआई, लेकिन इस सारी बात के बावजूद जो पीटीआई का जो नैरेटिव रहा है, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर पीटीआई जो है वो इतने सालों से चल रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड और डेमोक्रेसी और एक पार्टी के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी पोल्स होना, और अगर आप उनके पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो वो एक बड़ा मिसाली कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली फॉर एनी पार्टी जो अपने इंट्रा पार्टी पोल्स के लिए मैकेनिज्म रखना चाहती है। तो जो इवन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए उनको बैट अलॉट कर भी देती है, इवन देन आई थिंक जो डैमेज हो गया पार्टी के नैरेटिव को, वो डैमेज जो है वो एवर लास्टिंग डैमेज होगा। बिकॉज हमने 2 दिन में देख लिया कि पीटीआई का ये जो नैरेटिव था, शायद ये नैरेटिव उनके अपने इंटरनल मैकेनिज्म के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। 2021 का इलेक्शन जो आज तक ठीक ना हो सका, जो पहले भी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने फिर बहुत 20 दिन की मोहलत दी, उसके बाद भी फिर हमने वही सारी प्रॉब्लम्स देखी। तो जो डैमेज हुआ है, मेरे ख्याल में वो डैमेज जो है पीटीआई के लिए बड़े उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, स्पेशली पार्टी के अपने लोगों के लिए, पार्टी के मेंबरान के लिए, क्योंकि उनको तो नजर आ गया है कि पार्टी के अंदर तो विद इन पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये जो डिजास्टर है, ये शायद पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। देखिए, नजर हमें यही आ रहा था कि पीटीआई जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड को शायद ये समझने लग गई थी कि हम जो है वो जुडिशरी के पास बारी बारी रजू करेंगे और जुडिशरी जो है वो हमें फेवरेबल ऑर्डर्स देती रहेगी। लेकिन ये बात पीटीआई के वकीलों को मालूम होनी चाहिए थी कि किसी ना किसी जगह पे जाकर एक एंड आएगी। कोई ना कोई जुडिशियल फोरम आपसे सख्त सवालात पूछेगा, कोई जुडिशियल फोरम आपसे कानूनी कागजात की बात करेगा, और यही 2 दिन में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे ही कानूनी कागजात की बात आई, जो इलेक्शन कमीशन के बाय द वे ऑर्डर के अंदर बड़ा क्लियरली आउटलाइन था, ये सारी बातें आर्टिकल 9 पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो वायलेट हो रहा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पीटीआई के वकीलों ने एडमिट किया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया इलेक्शन कराते हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के अंदर इस बात की बात नहीं हुई, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स हो रही थी और जब ईसीपी ने जब पीटीआई के लॉयर से ये पूछा था, तो उन्होंने सिंपल एडमिशन की थी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, और उन्होंने कोई पीटीआई के रूल्स का हवाला देते हुए कहा कि हमने अपने रूल्स के अंडर जो है वो इलेक्शंस करवाएं, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने यही ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन किसी भी पार्टी की वो ट्रम्प नहीं कर सकती, और आपने इलेक्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंडर करने थे। देखिए, 2012 में पीटीआई का इलेक्शन हुआ, एक मसाली इलेक्शन, उसके बाद से हमने यही देखते आए हैं, 2016 हो या वो 2021 से जो इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से पीटीआई डॉज करती आई है, तो एक ना एक दिन तो आपके सामने ये सारे सवालात उठ के आने थे, और जब वो आए तो हमें नजर आया कि एक साइलेंस है पीटीआई के लॉयर्स की, और अपने स्टांस को डिफेंड जो है वो नहीं कर पा रहे। और फिर ये आ जाती है बात कि आप इस डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये जो ब्लंडर हुआ कि उन्होंने एक पार्टी के साथ अलायंस करने की कोशिश की और फिर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया, और उसके बाद फिर एम्बेरसमेंट आपके सामने आ गई कि उस पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि मेरी तो कोई ऐसी ना अलायंस है, ना मैंने कोई ऐसे टिकट्स जारी किए हैं और ना हम जारी करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा जो एक जो हमें नजर आया 2-3 दिन से, ये एक एम्बेरसमेंट है पीटीआई के लिए, पीटीआई के लॉयर्स के लिए, पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी के लिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब आरओस का केस हुआ था, जब लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को सस्पेंड किया था, तो अगर आपको याद हो तो उसकी अपील में चीफ जस्टिस ने बड़ी एक अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, इलेक्शंस करवाना सुप्रीम कोर्ट का या लाहौर हाई कोर्ट का या पेशावर हाई कोर्ट का काम नहीं है। इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करवाने हैं, और अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दूर भागेंगे, यानी कि आप इलेक्शन एक्ट को फॉलो ना किए हुए समझते हैं कि कोई फोरम आपको एक फेवरेबल ऑर्डर्स के थ्रू कोई स्पेस दे देगा, तो दैट कैन नॉट हैपन
बिकॉज जुडिशरी ने भी विद इन सम एम्बिट्स काम करना होता है। जुडिशरी जो है वो देखिए यही साहब, जुडिशरी ये फिर वही बात है कि ये जो तमाम तर ब्लंडर्स हैं ये अभी के नहीं है, ये उस वक्त के हैं जब पीटीआई खुद गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थी, और अब इतने ज्यादा ये ब्लंडर्स हो चुके हैं कि पीटीआई की जो लीगल टीम्स हैं वो उन तमाम तर चीजों को क्लियर कर नहीं पा रही हैं, उसको ठीक से हैंडल शायद कर नहीं पा रही हैं। फिर वही बात, अभी ये जो दूसरा मामला हुआ जाली इंतखाबी टिकट्स का जो इल्जाम अब नया आ चुका है पीटीआई पर, इसके हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन इस पर भी नोटिस लेगा, इस पर भी कोई सजा हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है पीटीआई के खिलाफ? जी देखिए बिल्कुल, जब आप इलेक्शन कमीशन में फाइल करेंगे सिंबल को, साथ आपका एफिडेविट होगा, और जो एफिडेविट है वो झूठा निकल आया और उसके एफिडेविट झूठे होने के ऊपर तो देन देयर इज एन एंटायर लीगल प्रोसीडिंग्स, परजरी का केस बन सकता है। तो आई थिंक वो भी बहुत चैलेंज होगा। लेकिन अब ये जो चीज हमें आई थिंक देखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या फैसला करता है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई स्पेस प्रोवाइड करता है पीटीआई को या नहीं करता। अगर तो बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता तो ये तो पीटीआई के लिए एक इलेक्शन डिजास्टर होगा, और पीटीआई इस बात को बाखूबी जानती भी है, क्योंकि देखें उसके बाद तो ना तो आपको रिजर्व सीट्स मिल सकेंगी, वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। डिफ्लेक्शन का जो लॉ है, अगर कोई एक शख्स जीतने के बाद पार्टी चेंज करना चाहता है उस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा, जिसका बड़ा आसान हल था। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोहराते रहे यही बात कि आप तो लग रहा है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाह रहे हैं, कि एक चीज जो आपको आपके आप जब गवर्नमेंट में थे जब भी आपको कहा जा रहा था, और 2021 में एक चीज होनी थी, आपने कोविड के लिए 1 साल की एक्सटेंशन ली, फिर हम 2023 में आ गए, आपने पहले फ्लॉड इलेक्शंस करवाए, उसके बाद आपको 20 दिन दिए, आपने उसके बाद भी वही प्रोसेस को रिपीट किया। तो आप व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस? आप एक तरफ जो है वो आपने पूरे पाकिस्तान में एक अलार्म क्रिएट किया हुआ है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, लेकिन आप अपनी विद इन पार्टीज जो हैं वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो फिर ये सारा जो आपने मंत्रा क्रिएट ये जो याहिया साहब, ये जो तजाद है इसने ना सिर्फ पार्टी को बल्कि जो पार्टी के हमदर्द हैं, जो पार्टी के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंट को भी काफ़ी हद तक शायद डैमेज किया होगा। जैस्मिन साहब, आप क्या समझते हैं इस मामले पर कि अगर जो फैसला जो भी आता है, इंतखाबी निशान इनको मिलता है या नहीं मिलता, इसके बावजूद जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो उम्मीदवारान हैं, जो पार्टी के वो लोग हैं जो कि बहुत एक अरसे से पीटीआई के साथ चलते आ रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंट है वो भी डैमेज हुआ है इस मामले पर कि जिस जमात के अंदर खुद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो फिर किस तरह से इंतखाबात के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर सकती है, या फिर वो किस तरह से हमें या फिर आवाम को हक दिला सकती है? देखिए, मुझे तो आज की तमाम इस कार्रवाई के बाद और ये जो इन्होंने जिस तरह इलेक्शंस करवाए, उसके बाद इन्होंने एक स्टांस लिया, फिर आप ये देखें अपनी एक आपकी पॉलिटिकल जमात है, उसकी एक स्ट्रगल है, वो जो लोग इतने अरसे से शामिल थे, जिन्होंने जो बानी भी थे, जिन्होंने जो आपके साथ पता नहीं कितने कितने सालों से थे, वो कहाँ चले गए। इस वक्त में भी आपने उनको नहीं बुलाया, आपने अपनी पूरी पार्टी उठाई, लॉयर्स की फ्रेटर्निटी के हवाले कर दी। आप इलेक्शंस करवाना ही नहीं चाहते, आप इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ कानूनी जंगें लड़ना चाहते हैं, आप इस मसले में उलझे रहना चाहते हैं और उलझाना चाहते हैं। अगर ये आपको लग रहा है कि इससे कोई एक वेव जनरेट हो जाएगी, एक सिंपैथी वेव, मुझे तो लगता है कि ये टेस्टिंग ऑफ द कोर्ट्स हो रहा है कि जी इस कोर्ट में जाते हैं, यहाँ से अगर हमारे वक्त फेवरेबल फैसला ना आया तो हम उस कोर्ट में चले जाएंगे, तो वहाँ से अगर फेवरेबल फैसला, तो ये तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है। मुझे तो आज टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल इंतखाबात में नहीं जाना चाहते, ये दे आर नॉट रेडी फॉर इलेक्शंस। और जिस वक्त इनको इलेक्शंस प्लेट में देकर पेश कर रहे थे, सारा मुआहिदा तय हो गया था, बानी उस वक्त के एग्री कर गए थे, रात को उन्होंने ये फैसला किया था, सारी दुनिया जानती है, शहबाज शरीफ अपना इस्तीफा लिख चुके थे, सब कुछ तय था। इन्होंने आके कहा जी हमने इलेक्शंस, हम उस वक्त भी नहीं माने और जाके 2 असेंबलियां तोड़ दी। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इनकी कौन सी पॉलिसी पर ये खुद यकीन करते हैं और नहीं करते। ये कहते कुछ है, ये करते कुछ है। वो लोग कहाँ गए, ये कौन लोग हैं, किसके हवाले कर दिया पार्टी? अभी जो वो लोग आके आए हैं जिन्होंने अपने सारे दुखड़े रोए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो भाई मतलब है ओके, सो मैं कोई किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहती, लेकिन अली मोहम्मद खान जो अब तक लड़ रहे हैं, फिर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अब तक लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को इलेक्शंस के अंदर प्रोसेस के अंदर शामिल ही नहीं किया गया।
क्यों? मतलब क्या ये एक, मुझे नहीं पता, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है या ये इनके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है कि भाई सिर्फ हमने अपनी एक लीगल कोर्स जो है वही करना है, क्योंकि हर चीज़ ये सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। इलेक्शंस की डेट तय होनी थी सदर पाकिस्तान से, वो भी नहीं हो सकी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट के नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट वो इनको टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि कल को इनके ये सारे गिले खत्म हो जाएं, लेकिन इनके गिले खत्म नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं फराज। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका वक्त देने के लिए। सर, फैसला आने वाला है और इंतजार किया जा रहा है कि क्या फैसला आता है, लेकिन ये जो तमाम तर प्रोसेस हुआ है, पीटीआई की जो लीगल टीम है, किस तरीके से उन्होंने इस तमाम तर मामले को हैंडल किया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? मुझे पीटीआई की टीम ने बहुत मायूस किया। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, वो उनको रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन वो उसको इशारे को नहीं समझ सके। वो बार बार कह रहे थे कि हमें अकबर बाबर को पार्टी से निकालने की सर्टिफिकेट पेश कर दे। वो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि वो पार्टी का जो निकाला गया है अकबर बाबर को, वो तो मुझे खुद प्रेसिडेंट अलवी साहब ने बताया था। किसी मेरी मुलाकात हुई थी 6 महीने पहले, तो वो कह रहे थे कि मैंने अकबर बाबर को 2012 में जब मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था तो मैंने इसको पार्टी से निकाल दिया था। कंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, जैस्मीन अर्ज कर रही हूँ, कैसे हैं आप? मेहरबानी, खैरियत खैरियत से हैं। कंवर दिलशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुझे तो आज की सारी कार्रवाई और इनकी पूरी जो इन्होंने कार्रवाई पिछले दिनों से डाली हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं कि इनके साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता नागवार हादसा, कोई उस तरह का नहीं, कोई कोर्ट्स के थ्रू हो जाए जिससे इनको एक सिंपैथी मिल जाए, और उसके बाद ये अगले 5 साल ये रोना रोते रहे कि हमसे ये हो गया, हमसे ये हो गया, हमसे तो बल्ले का निशान ही ले लिया था, हमारा तो निशान ही नहीं था, वो देखो हमारा तो निशान ही नहीं था। ये अगर ये चाहते तो ये पूरी तैयारी से जा सकते थे। इनको ऐसा नहीं था कि इनको इल्म नहीं था। मुझे लगता है ये जाना ही नहीं चाहते। नहीं, ये वकला जो है वो जानबूझकर उन्हें इमरान खान को घेरे में लिया हुआ था। जिस तरह के आखिरी स्टेज पर प्रेसिडेंट मुशर्रफ एक अपने हमारे साबिक अटॉर्नी जनरल जस्टिस मलिक कयूम की बातों में आके उन्होंने इमरजेंसी प्रेस लगा दी। उनको ऐसा डराया उन्होंने मलिक कयूम ने कि उन्हें रातों रात सुबह इमरजेंसी लगा दी। बाद में मलिक कयूम साहब फारग हो गए, चले गए छोड़ छाड़ के। तो इसीलिए वो खुद भुगतते रहे, इख्तियार छोड़ने के बाद भी भुगतते रहे। तो आर्टिकल 6 भी लग गया। ये वकला की बातों पे ना आए, थिंक टैंक बनाए, थिंक टैंक वाले को रास्ता बताते हैं कि भाई ये इस तरह से चले आप। वकला तो हमेशा धोखा देता है अपने बॉस को। वो समझता है कि मेरे साथ ताल्लुकात रहे, मैं इनको सही बातें बताऊं। इमरान खान को तो मरवा दिया कि वकला ने। आज बिल्कुल मैं कितना मायूस में हुआ। तो लंबी लंबी बहस करने की क्या जरूरत है? 2-2, 3-3 घंटे की चंद मिनटों की बात करे, फारग कर दें। तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सके। वो तो हिम्मत है जस्टिस ईसा साहब की, हिम्मत है, उनको दाद देनी चाहिए। वो इतनी बोर की तकरीरें सुन के वो बोर नहीं हुए, सुनते रहे आराम से खामोशी के साथ। कोई इसका वजन नहीं था, कोई बात नहीं थी, अनइम्प्रेसिव बातें, दलाइल जो थे उसको वजन नहीं था। अब एक और बड़ी अहम बात है, जो नजरियाती पार्टी के साथ माहिदा किया है, उस माहिदे की कापी जो किया दिसंबर 2023 में, उसकी कापी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लाजमी भिजवानी थी ना, सेक्शन 215 के तहत। जब तक इलेक्शन कमीशन पर एंडोर्स नहीं करता तो माहिदा होता ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ 215 में जब पार्टी से कंसिडरेशन करे या माहिदा करे तो इलेक्शन कमीशन की मैंने डेट ली है उनसे मंजूरी लेना, वो नहीं ली। अच्छा, कमर साहब, ये 215 सेक्शन 215 में जो 209 की शिक शामिल है, जो जरूरी है 209 के तहत 209 पर पूरा उतरना कि पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, जो उनके असासे हैं, तमाम चीजें हैं वो शफाफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसको भी जरा वाजे करते चलिएगा इसके साथ। कमर दिलशाद साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है, लाइन ड्रॉप हो गई। कोशिश करते हैं कि दोबारा उनसे रब्ता करें, इस तमाम तर मामले को जो है दोबारा से डिस्कस करेंगे। दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे तैयब बताइएगा, क्या मज़ीद डिले एक्सपेक्ट किया जा रहा है? कुछ खबरें आ रही हैं आपके पास कि वजह क्या हो रही है इस डिले की? कोर्ट रूम नंबर 1 में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी तक जो है वो तो कोई वजह समझ नहीं आ सकी कि ये तखीर क्यों हो रही है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया गया वक्त जो है वो तो
काफ़ी देर से गुजर चुका है, लेकिन कोर्ट रूम नंबर 1 में बड़ी शिद्दत से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है बेंच की जानिब से। लेकिन अभी आकर अदालती अमले ने भी जो है वो दोबारा नहीं बताया कि 9:30 बजे का वक्त गुजरने के बाद जो है वो अब कब बेंच आ रहा है और कब फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। ये एक गैर मामूली किस्म की ताख़ीर जो है वो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब एक वक्त दे चुकी है तो उसके बाद भी बेंच का ना आना जो है वो उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जजेस बैठ कर जो है वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं, या जब तक हतमी मुशावरत नहीं होगी उस वक्त तक शायद फ़ैसला जो है वो ना सुनाया जाए। और जब ये तीनों जजेस अपनी मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल, तो जब इनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आकर ही जो है ये फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन चीज़ें सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ अपना केस साबित करने में नाकाम हो गई है और सारा का सारा बोझ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के ही कंधों पे आन पड़ा है। और जैसे कि अभी कुछ देर कबल ये कहा भी जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये चाहती है कि वो इलेक्शन तो लड़ना नहीं चाह रही, वो तो अपनी फार्मेलिटीज़ ही तक उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन वो अब ये चाहती हैं कि अगर हमें इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला तो उसका इल्ज़ाम जो है वो कहीं अदलिया पे आ जाए, ताकि हम जो है वो साइड से हो जाए, एक तरफ हो जाएंगे और इल्ज़ाम जो है हमें एक मौका मिल जाएगा। तो शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन जजेस के भी जहन में है, सुप्रीम कोर्ट के भी जहन में है, तो इसी वजह से वो बैठ के जो है वो मुशावरत कर रही हैं और जो ही मतलब है उनकी मुशावरत मुकम्मल होगी वो फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन देखें ये बिल्कुल एक नाजुक मौका है और ख़ासकर तहरीक इंसाफ के लिए, जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो खुदकश धमाका किया है, अपने ऊपर ही खुदकश हमला किया है, यानी खुदकश हमला या अपने पाँव खुद ही तहरीक इंसाफ काट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई और कहा जी कि हमें जो है वो जो है इंतखाबी निशान बल्ला दे दिया जाए। लेकिन जबकि हकीकत जो है वो अब आवाम के सामने खुल के सामने आई है और ये एक चीज़ जो क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को कि उन्होंने ये सारा का सारा मामला जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई ताकि अवाम और कौम जो है वो देख सके कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये अफेयर्स, ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। और पूरी कौम ने आज देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना केस साबित करने में नाकाम हो गई, तहरीक इंसाफ अदालत को ये कैल करने में नाकाम हो गई कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कैसे हुए थे। उन्होंने एक सिंगल रसीद, एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। और जबकि चीफ जस्टिस ने इतनी गुंजाइश पैदा कर ली थी कि भाई हम जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं उनको एक तरफ फेंक देते हैं, लेकिन आप हमें जो है अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई दस्तावेजात कुछ तो शो करें, वो भी नहीं कर सके। और फिर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो ये इलेक्शंस थे इसमें आखिरी कील जो है वो तो खुद तहरीक इंसाफ के उन नज़रियाती कारकुनों ने आके ठोंक दिया दौरान समाअत अदालत में, जब उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड कराए कि जी हम तो जो है वो इतने अरसे से जो एक शख्स ने तो ये कहा कि मैं तो पैदाइशी तहरीक इंसाफ का रुकन हूँ, यानी कि इतने नज़रियाती कारकुन और पुराने कारकुन वो आए और उन्होंने कहा कि जब इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे तो हमने जो है वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट से मुतअद्दिद राब्ते किए और हमने कहा कि हमें बताया जाए इंतखाबात कब होने हैं, कहाँ पे होने हैं, और हम भी उन इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमें जो है कोई फॉर्म दिया जाए ताकि हम वो फिल करें, कोई रसीद, कोई जो है वो फ़ीस की रसीद दी जाए ताकि हम फ़ीस जमा कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमें किसी ने कोई बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने कोई हमारी बात तक ना पूछी और ना ही हमें जो है वो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दी गई। तो यूँ आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकला तो नाकाम हुए ही हुए, लेकिन एक चीज़ ये भी साबित हो गई कि जो पार्टी इलेक्शन हुए थे तहरीक इंसाफ के वो महज जो है वो फर्जी थे और उसमें एक भी चीज़ जो है उसकी लीगल फॉर्मेलिटी भी जो है वो पूरी नहीं हुई थी। तो अब इन सारी चीज़ों के पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जो है वो शायद अब कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश में है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर सारा इल्ज़ाम जो है वो अदलिया पे आ पड़े। लेकिन एक चीज़ तो हमने देखी है कि ना ही आइनी तौर पे ना ही कानूनी तौर पे तहरीक इंसाफ कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो मतलब उनको जस्टिफाई किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम आइन और कानून की के तहत चीज़ों को देखते हैं तो फिर तो हमें यही नज़र आ रहा है कि उनको इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो नहीं मिलने लगा। लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद कोई ये रास्ता निकाल दे कि आप जो है वो दोबारा इलेक्शन करा लें 5 दिन में, 4 दिन में, और शायद
उनको इंतखाबी निशान दे भी दे, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट पे मुनसर है। लेकिन कानून और आइन की रोशनी में जो उसमें हुई, जो तरीके इंसाफ अपना केस ही साबित नहीं कर सकी, उसके तहत तो हमें इंतखाबी निशान बल्ला उसको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर वक्त जो है बिल्कुल, क्या लीगली तैयब ये पॉसिबल है या नहीं? याहिया फरीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। याहिया साहब, गैर मामूली ताखीर देखी जा रही है फैसला सुनाने में। 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, 10:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या लगता है कि फैसला महफूज होने के बाद अभी भी डिस्कशंस जारी हैं, कोई पॉसिबिलिटी निकाली जा सकती है दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात? ये जो वक्त है बहुत ही मुख्तसर वक्त है, क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, अगर स्ट्रिक्टली लीगली देखा जाए तो ये केस जो है वो तो इसमें तो मुझे नहीं लगता पीटीआई को कोई भी फेवर दी जा सकती है, बिकॉज ये कोई आज का वाकया तो है नहीं। ये तो इनफैक्ट ये इनके तीसरे इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे तैयब ने कहा कि शायद कोई इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दे कि पीटीआई अपना फिर से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, तो देखिए फिर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे सवाल ये जरूर उठेगा कि ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसमें एक पार्टी जो 2021 से इलेक्शन जिसके पेंडिंग थे उसको तीसरी मोहलत दी जा रही है कि वो अपने इलेक्शन फिर से करवा लें। तो ये तो एक किस्म की एडमिशन भी हो रही है कि हमने अपने पहले 2 इलेक्शंस तो गलत करवाए थे, अब सुप्रीम कोर्ट की एक फेवर मिल गई है कि हम अब तीसरी बार करवा रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन देती भी है तो इसका भी जो है रद्द अमल कोई अच्छा नहीं आएगा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से। दूसरी बात है कि देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बल्ला इनको अलाउ भी कर देती है, तो जब भी जो डैमेज हो गया, जैसे हमने बात की है कि वो एक जो हमने पूरा केस के अंदर जो हमने देखा वो भी एक बड़ा चैलेंजिंग होगा। देखिए, पीटीआई के लिए एक लेसन्स भी हैं टू लर्न फ्रॉम दीज ऑफ हेयरिंग, कि देखिए पहली बात जो पीटीआई को समझने की जरूरत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करके डिफरेंट फोरम्स पे जाकर, और जैसे जैस्मीन मैम ने कहा कि ये पिक एंड चूज करना कि आज हम पेशावर हाई कोर्ट में फाइल कर देते हैं, फिर हम लाहौर हाई कोर्ट में भी फाइल कर देते हैं, लेकिन फिर हम लाहौर हाई कोर्ट से विड्रॉ कर लेते हैं, साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटिशन फाइल कर देते हैं। सुप्रीम लेसन ये है कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और अपने लीगल मैंडेट को फॉलो करें, और जो आपके पाकिस्तान के कानूनी अदारे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप उनको बाईपास करके कोई फेवरेबल ऑर्डर या फेवरेबल डिसीजंस की एक्सपेक्टेशन ना करें, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जुडिशियल फोरम में आपसे सख्त सवालात हो जाएंगे। और देखें, हमने ये बहुत जगह देखा है, आपके पीटीआई के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं तो रादर देन कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील करें, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप कंटेम्प्ट की पिटिशन फाइल करते हैं अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, आप उसमें चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बना देते हैं, आईजी पंजाब को भी पार्टी बना देते हैं। ये तो नजर आता है कि जैसे जैस्मीन भी कह रही हैं कि लगता है कि आपकी इंटेंशन शायद जो है वो क्वेश्चनेबल है कि आप क्या इलेक्शन करवाना चाहते भी है या नहीं, और आपके लॉयर्स आपको क्या एडवाइसेस दे रहे हैं। आप रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में सस्पेंड कर देते हैं, जिसमें 1300 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं। इसी स्पेसिफिक पॉइंट पर या मैं जैस्मीन साहबा से पूछना चाहूँगा, ये जो मामला है, क्या लगता है अभी जिस कंडीशन में पीटीआई है, अगर इंतखाबात में नहीं जा पाते हैं तो क्या लगता है ये कोई पॉलिटिकल या फिर लीगल नाकामी होगी? जो प्लानिंग है वो नाकाम थी या कोई स्मार्ट प्ले था? जैसे कि आपने कुछ देर पहले मेंशन किया, ये अंदाज़ा हो गया होगा शायद कि इंतखाबात में कोई ख़ास नतीजा तो निकलना नहीं है, लिहाजा कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि आगे के सालों के लिए सिंपैथी हासिल की जा सके अवाम के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए कि आम आवाम जो है उनकी सिंपैथीज, उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो हासिल करने की कोशिश की जाए। देखिए फराज, हमदर्दियाँ हासिल करते हैं या जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब आप इलेक्शन के प्रोसेस से या एक पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हो जाते हैं ना, फिर आपको पता चाहता है कि वो जो आपकी सारी फूफा शोशा, हर इदारे पे हमला, हर इदारे से लड़ाई, हर वक्त जंग का माहौल बनाए रखना मुल्क में, ये सिर्फ तब तक होता है जब तक आपके पास कुर्सी होती है। जब आपके पास कुर्सियाँ नहीं होती ना, उसके बाद आपका कोई ना फोन उठाता है ना आप किसी काम के रहते हैं। फिर आपकी वही स्ट्रगल होगी जो 26 साल पहले आपने शुरू की थी, और 26 साल बाद आपने 26 साल के बाद फिर तहरीक इंसाफ को वहीं पहुंचा दिया। ये देखिए, जो याहिया साहब कह रहे थे ना, मैं कंप्लीटली इस बात से एग्री करती हूँ। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ये है कि हमने जो कहा है वही ठीक है, इस कोर्ट से भी हमें फेवरेबल नहीं मिलना तो इस कोर्ट के साथ दूसरे कोर्ट में चले जाए। सो बेसिकली अब मुझे ये लग रहा है कि सारा का सारा जो अपना मलबा है ना,
अपनी पॉलिटिकल गलतियों का, अपनी सियासी गलतियों का, अपने डायलॉग की बजाय एक जंगी माहौल बनाने का, हर इदारे से तसादम करने का, हर इदारे पे चढ़ाई करने का। 9 मई का वाकया एक बड़ी बुरी तारीख है अनफॉर्चुनेटली, जो कि हर बंदा इनको बोलता रहा कि भाई मध्यम हो जाओ, धीमे हो जाओ, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने वो कौन एडवाइजर्स थे जिन्होंने यहां तक पहुंचवा दिया हालात को। ये सिर्फ चाहते हैं कि इनको इसमें, मुझे नहीं लगता इनको जीत से है या नहीं है, इलेक्शंस में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अपनी सारी कोताहियों का बोझ सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाहते हैं और ये उस पॉइंट पर वापस जाना चाहते हैं जहां पर ये एज अ प्राइम मिनिस्टर इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि रेफरेंस मैंने नहीं बनाया था, मुझे तो कहा गया तो मैंने बना दिया। ये सिर्फ हर इदारे को एक ब्लेमिश उस पर डालना चाहते हैं, हर इदारे पे पाकिस्तान के एक सवालिया निशान डालना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, अदालतें हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अवाम हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, पार्लियामेंट हो या इलेक्शन कमीशन हो। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको किसी पे भी एतबार नहीं है। दे डोंट हैव देयर हाउस इन ऑर्डर, they have not done any preparation even when they came in the government। कोई लाख दफा मैंने इनसे सवाल किया था what is the financial like plan। हाँ जी प्लान तैयार है, ऐसा प्लान है जी, ऐसा प्लान है कि आपको बता ही नहीं सकते। वो फाइनेंस मिनिस्टर को 50 दफा पूछा गया, उसको यही नहीं पता था उस वक्त असद उमर साहब को कि डॉलर ऊपर जा रहा है या नीचे। सो द प्लान इज इन फ्रंट ऑफ द कंट्री। मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि आई रियली डोंट नो कि ये क्यों अपने ऊपर खुद कुछ हमले करते हैं। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जजेस अभी भी सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुल्करनैन इकबाल और तैयब बलोच और साथ ही साथ माहिर कानून याहिया फरीद मौजूद हैं। उनसे ज़रा डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। याहिया साहब, एक दफ़ा फिर वक्त में तौसी की गई 11:30 बजे तक। लग रहा है कि आज ये मामला निमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तारीख बदल जाती है तो फिर क्या जो है लीगल इसके अंदर मामलात होंगे? नहीं, इस पे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी क्लियरली जो है वो कह दिया था कि हम आज जो है वो फैसला करेंगे, इसीलिए 9 घंटे की हमने हेयरिंग देखी। और बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट किया और सैटरडे के दिन हेयरिंग्स की। आई एम श्योर उनको जब रिपोर्ट्स मिली होंगी या जब जैसी हेयरिंग स्टार्ट हुई होंगी, उनको नज़र आ गया होगा कि कोई भी पार्टी के इलेक्शन का डॉक्यूमेंट जो है वो अनेक्स नहीं किया गया। तो सारा जो आज प्रोसीडिंग होनी है वो वर्बल बेसिस पे होनी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरा टाइम दिया पीटीआई के लॉयर्स को, जिनसे हमें नज़र आया कि वो लेफ्ट और राइट के एक्सक्यूजेस नज़र आ रहे थे, बट उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से प्लीज ली जा रही थी वो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन से वकील हैं जो इस तरह की एडवाइस करेंगे। ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एवेलुएट नहीं कर सकता कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो थे वो फ्री एंड फेयर थे, जिसपे जज साहब ने ये पूछा भी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्शन ना करवाएं और सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो है वो पब्लिश कर दे अपनी वेबसाइट पे, तो डू यू मीन के वो दैट वुड बी सफिशिएंट एंड would that imply that those elections are free and fair? तो आई थिंक जिस तरह के हमने आज सवालात के जवाब देखे, जिस तरह के लीगल इश्यूज को उठाया गया, उससे तो हमें नजर आया कि जैसे हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि होमवर्क तो कम था ही था, लेकिन मुझे तो अब कॉम्पिटेंसी की भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स नजर आने लग गई हैं कि शायद इधर उधर की फाइल चलती रही लेकिन रियल इशू का जवाब कभी नहीं दिया। बिकॉज यही नजर आता है कि आपके पास रियल इश्यूज के जवाब तो थे ही नहीं। आपने 1300 रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर दिया। जब आपसे कहा गया कि एविडेंस क्या है, तो आपके पास एक रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ भी एविडेंस नहीं था, लेकिन आपने लाहौर हाई कोर्ट में जाकर केस करके वो सस्पेंड करवाया, जिसके ऊपर फिर से रात के 11 बजे सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बैठकर उस ऑर्डर को जो है लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को नलिफाई करना पड़ा। तो आई थिंक जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस टाइम पे हो और वो टाइम पे होने भी चाहिए। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली पीटीआई को, ये समझने की जरूरत है कि इस तरह की जुडिशियल एक्टिविज्म जिसका ना सर हो ना पैर हो, और जिस जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए आप प्रिपेयर्ड भी नहीं है, और आप सारे अदारों से लड़कर सारे अदारों को बाईपास करके चाहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए, आपके पार्टी के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाए,
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिखवा दें, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझने की जरूरत है कि आप एक लिमिट तक अपनी कोर्ट्स को बर्डन कर सकते हैं। ये कोर्ट्स का काम नहीं होता, स्पेशली इस तरह की हालात में जिसमें आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स को भी ना पूरा कर सको। तो और देखिए, इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो इलेक्शंस थे ये डबियस थे। आप कैसे इलेक्शंस है जिसमें ना नॉमिनेशन पेपर्स हैं, जिसकी कोई टाइम लाइन नहीं है, कोई पब्लिश नहीं किया जाता, कुछ नजर नहीं आता। इवन जिस तरह के आज हमें नजर आया, जिस तरह के जज साहब ने सवाल पूछे और जो जवाब आ रहे थे कि कोई फी आपने इकट्ठी की, उन्होंने कहा जी फी तो हमने कैश में ली थी। तो ये नॉनसेंस सी बातें हैं, उसके बावजूद ये साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बज़ाहिर अब तक जो सिचुएशन है उसमें पीटीआई के वकला साबित करने में या डिफाइन करने में काफ़ी हद तक नाकाम ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ये फैसला इनकार में आ जाता है कि बल्ला नहीं दिया जा रहा, तो जैस्मिन साहब आपसे ही सवाल है कि अगर ये बल्ला नहीं मिलता फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर फिर थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि अगर 3-4 दिन का वक्त दे दिया जाता है दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के हवाले से, तो फिर वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर रहनुमा जो कि वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं कि हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जानबूझकर महरूम रखा गया, उनको भी फिर ऐड करना होगा। और अगर उनको ऐड किया जाता है तो फिर इंट्रा पार्टी के जो नताइज होंगे वो भी यकीनन बड़े हैरानकुन होंगे पीटीआई के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली हैरान कौन भी होंगे, मुख्तलिफ भी होंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि फिर इंट्रा पार्टी के जो इलेक्शंस है ना, अगर वो जेन्युइन तौर पे होते हैं और पता नहीं इसके लिए टाइम है या नहीं, या अगर दोबारा उनका इनकाद किया जाता है और उनको इंसाम्बल किया जाता है, तो फिर वो जो लोग थे जो बानी थे, जिसके बारे में अभी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे ना कि सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त सदर पाकिस्तान, उन्होंने कहा मैंने 2012 में इनको निकाल दिया, तो फिर वो लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, या वो लोग जो इनिशियली सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लिए, जिन्होंने जद्दोजहद की, वो लोग भी उस प्रोसेस में शामिल होंगे और उसका नतीजा काफ़ी मुख्तलिफ होगा। बल्कि पीटीआई के जो कोर लोग हैं उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग नतीजा होगा। शायद इस नतीजे के खौफ से ये सारा अमल हो रहा है। राइट जैस्मिन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगी। डिस्कशन हुई आपके साथ और कोशिश करेंगे कि आगे के जो मामला है उसमें भी आप हमारे टीम का हिस्सा हों, हमारे साथ मौजूद हों स्टूडियो में और डिस्कशन को हम कंटिन्यू करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।